नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बीपीएस क्लासेज में। दोस्तों, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था कंप्लीट, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड ही कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, जो उससे अलग है, थोड़ी रेस्पिरेशन से अलग टाइप का कुछ न कुछ एक्स्ट्रा होता ही है। तो चलो देखते हैं आज। एक इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, उसको बोलते हैं पेंटोज फोस्फेट पाथवे। पेंटोज फोस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी। इसकी खोज वारबर्ग नामक साइंटिस्ट और डिकेंस, दोनों ने, वारबर्ग और डिकेंस ने की थी। इसको HMP संट के नाम से जाना जाता है, और आपको भी ये याद रखना है, HMP संट। HMP संट का मतलब होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। शंट क्या होता है? बाईपास। इसको क्या बोलते हैं? शंट को। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो, बाईपास। मान लो मेन हाईवे पे कुछ काम चल रहा है, तो इधर यहाँ से ट्रैफिक नहीं जा सकते, तो ये बाईपास बना के इधर से, तो ये क्या हो गया? शंट। मान लो श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बिजी है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को और ग्लूकोज मिल रहे हैं, लेकिन वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा, तो ग्लूकोज तो पड़ा नहीं रहेगा। इसलिए क्या हुआ, HMP संट का खोज हुई। उन्होंने देखा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में ही, जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस चलती है वहाँ पर। और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कहाँ पर होगा? कोशिका द्रव्य में। तो ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 पार्ट में बदलेगा, और ये अभिक्रिया कहाँ से चालू होती है? ग्लूकोज 6 फास्फेट से। ग्लूकोज मतलब होता है 6 कार्बन वाली शर्करा, मतलब हेक्सोस। ग्लूकोज हेक्सोस एक ही होते हैं, 6 कार्बन वाली शर्करा को हेक्सोस बोलते हैं। तो ग्लूकोज मतलब हेक्सोस, हेक्सोस। और 6 फास्फेट मतलब ग्लूकोज के छठे कार्बन पे क्या है? एक फास्फेट। एक फास्फेट है मतलब मोनोफॉस्फेट। इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट को यहाँ क्या बोला है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रिएक्शन स्टार्ट होती है, इसलिए इसको यहाँ क्या बोला है? HMP, एक्सोस मोनोफॉस्फेट बोला है। ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। और ग्लूकोज का पूरा, यानी कार्बोहाइड्रेट का पूरा के पूरा टूटना या ब्रेकडाउन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बिना। मतलब ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बनाएगा, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, और वहीं कंप्लीटली टूट जाएगा। ठीक है। इसलिए इसको अल्टरनेट रूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, अलग तरीका, यानी कि बाईपास। देखो, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो होता है, वो श्वसन में एक कॉमन पाथवे है। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइजेशन करने का क्या है? एक जनरल पाथवे है, मतलब जनरल प्रक्रिया है। लेकिन वारबर्ग और डिकेंस ने एक इनका जो अल्टरनेट पथ है वो भी खोजा। किसका? कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन का। जो कहाँ पे हो रहा था? कहाँ पे देखा? प्लांट में और एनिमल की स्तन ग्रंथियों में, एडिपोस टिश्यू में और लीवर में। एडिपोस टिश्यू मतलब चमड़ी के नीचे पाए जाने वाले वसा ऊतक, अपना लीवर और स्तन ग्रंथियां और प्लांट। इनमें देखा कि ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड बन के और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऐसे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा उसका। उसका ऑक्सीडेशन ग्लूकोज डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल रहा है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। और डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट से ही क्या हुआ? तुरंत
वो टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन नहीं लगती। तो एक सिंपल प्रोसेस है, आप तो इतना ध्यान रखो। कहाँ होता है H1% साइटोप्लाज्म में होता है। क्या होता है इसमें, ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना लेता है, जिसको हमने यहाँ HMP एक्सोस मोनोफास्फेट बोला है। और ये टूट कर, और तुम्हें पता है जब टूटेगा तो जब भी कोई ग्लूकोज टूटता है तो CO2 प्लस क्या बनता है, O2 बनता है, CO2 प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर CO2 निकल जाएगी। ग्लूकोज 6 पार्ट में कितनी CO2, कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन निकल जाएंगे और 12 NADH2 एनर्जी बना लेंगे। तो ये तो रिलीज हो गए बाहर और ये अपन को एनर्जी प्राप्त यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन साइटोप्लाज्म गिव्स 6 CO2 और 12 NADPH2। अब 12 NADPH2 का मतलब आप जानते हो, ये कहाँ जाएंगे, ये ETS में जाएंगे और वहाँ पर क्या बनाएंगे, एक का मतलब 3 ATP होता है, एक NADH2 का मतलब तो 36 ATP बनाना चाहिए इनको। लेकिन इसका प्रोडक्शन क्या होता है, इसका प्रोडक्शन नेट प्रोडक्शन होता है 35 ATP। सर आप 36 बन रहे हैं, आप 35 बता रहे हो, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में एक ATP खर्च हो गया है, एक ATP खर्च हो गया है, यहाँ पर -1 कर दो। ठीक है, तो 36 बनने चाहिए, लेकिन बनते कितने, 35। कोई पूछे HMP संट से ग्लूकोज से कितने ATP, 35 ATP बनते हैं। ठीक है, 36 बनने चाहिए 12 NADH2 के, तो बोल देना एक माइनस हो जाता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइटोप्लाज्म में पूरी तरह टूट जाता है। ये एक अल्टरनेट पाथवे है। इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड PPP भी बोलते हैं, वार्बर डिकेंस पथ भी बोलते हैं और HMP संट भी बोलते हैं, जो कि संट के नाम से मशहूर है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये क्यों चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम है, क्रेब्स चक्र, इसको फॉलो नहीं करते हुए डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों टूटा हुआ है। देखो वहाँ या तो अचानक कोशिका को किसकी जरूरत पड़ जाए, NADH2 की, PH2 नहीं है, NADH2 की अचानक बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाए, तो इससे क्या मिल रहा है, केवल ATP तो मिलता नहीं है, क्या मिलता है, डायरेक्ट 12 NADH2 एकदम प्राप्त हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। इसलिए अगर कोशिका को अगर चाहिए ज़्यादा NADH2 तो ये कुछ ग्लूकोज के अणुओं का क्या करा लेती है, HNP संट के माध्यम से 12 NADH2 बना लेती। मान लो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से चलता है, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ठीक है, ये याद है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और मान लो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस होना बंद हो गया, एबॉर्ट हो गया, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या करेगा, एबॉर्ट का मतलब होता है निरस्त होना, निरस्त हो गया तो ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में चला जाएगा, HMP संट में। तीसरा कारण ये हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप ऐसा करो ग्लूकोज को ले जाके डायरेक्ट ही NADPH2 HMP संट के माध्यम से बना लीजिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनके कारण क्या होता है, HMP संट चलता है। संट से इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी डाल देंगे, याद रखना। इतर है शोषण से, शोषण का ही संबंधित भाग है, शोषण का अल्टरनेट भाग है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कुछ छोटे छोटे साइकिल्स, कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें अबाउट रेस्पिरेशन। कभी आपने बीटा ऑक्सीडेशन, बी नहीं है ये, इसको बीटा कर लेना, बीटा ऑक्सीडेशन सुना होगा, बीटा ऑक्सीडेशन यानी कि बीटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब O2 का जुड़ना। बीटा क्या होता है, जैसे आपने कार्बन चेन सुनी होगी, एक ये ठीक है, कार्बन चेन है। मान लो यहाँ पर CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन जो है अल्फा रहेगा, इसके ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके फर्स्ट वाला कार्बन क्या रहेगा, अल्फा, दूसरा वाला क्या रहेगा, बीटा। अब बीटा कार्बन पे कोई ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसी भी एलिमेंट है किसी भी यौगिक से, तो इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। सिंपल बात। कहाँ होता है, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में, याद रखना। ये माइट्रोकॉन्ड्रियल पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या होता है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, और ये वाला स्पेस जो अवकाश बचा है दोनों की झिल्लियों के बीच का स्थान, इनको बोलते हैं पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, कभी भी पूछ लेंगे बीटा ऑक्सीडेशन किसका होता है, फैटी एसिड्स का, फैटी
एसिड्स का, वसीय अम्ल, वसीय अम्लों का, ठीक है, वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पामिटिक एसिड 129 एटीपी देते हैं ऑक्सीडेशन के दौरान और ये 146 एटीपी देता है। एज इट इज याद कर लेना, एज इट इज याद कर लेना, कभी भी पूछ लेंगे, याद हो जाए तो। हालांकि ये नीट का क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, कहाँ से पूछ ले, बोल दे कि पामिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन या शोषण से, या फिर वसीय अम्ल, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कभी कभी तो ऐसा आता है कि वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये बन सकता है कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, ठीक है। तीसरा ये बन सकता है कि पामिटिक एसिड से और स्टेरिक एसिड से, या पामिटिक एसिड एक वसीय अम्ल है जिसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 129 एटीपी, स्टेरिक एसिड से 146 एटीपी, ठीक है। यह हुआ बीटा ऑक्सीडेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ग्लाइऑक्सिलेट है तो जो कोशिकांग है ग्लाइऑक्सिसोम उसमें होगा, कभी कभी साइटोसोल यानी कि कोशिका द्रव्य में हो सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों में सम्मिलित रूप से चलता है। जैसे कि मैंने आपको प्रकाश श्वसन बताया था वैसे ही इसकी खोज कॉर्नबर्ग और क्रेब ने की थी। कॉर्नबर्ग और क्रेब, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ग्लाइऑक्सिलेट है तो कभी नहीं पूछेंगे ग्लाइऑक्सिसोम में होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में याद करने की जरूरत क्या है वो मैं बता दूं, ये वाली चीज, थर्ड वाला पॉइंट याद करना। देखो कोई भी बीज जर्मिनेट होता है तो प्रांकुर और मूलांकुर नीचे निकलते, प्रांकुर ऊपर निकलता है। तो शुरुआत में तो इसमें लीफ होती नहीं है, लीफलेस होता है, तो इसकी एनर्जी कहाँ मिले, रिजर्व फूड से एनर्जी मिलती है। रिजर्व फूड में भी एनर्जी सबसे पहले श्वसन के दौरान मिलती है। श्वसन से क्या होता है, एनर्जी मिलेगी, आपको पता है, बनाया एटीपी मिलता है श्वसन से 38 एटीपी, तो शोषण, और शोषण होता किसका है, ग्लूकोज का होता है, और किसी का तो हो नहीं सकता। इसका मतलब करना क्या है, अब मान लो कि कार्बोहाइड्रेट है, मान लो ये गेहूं का यानी व्हीट सीड है, इसका जर्मिनेशन होता है। व्हीट में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है, तो टूट टूट के किसे बन जाएगा, ग्लूकोज का। सिंपल है, ग्लूकोज से क्या मिल जाएगी, रेस्पिरेशन होगा, और क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन मान लो सोयाबीन का सीड है, सोयाबीन का सीड है, इसमें ऑयल है या फैट है, ठीक है, ऑयल है फैट है, अब इससे ग्लूकोज बनाना है पहले, जब तो रेस्पिरेशन होगा, तो ऑयल और ऑयल या फैट से क्या बनाना है, ग्लूकोज। तो ये प्रक्रिया ग्लूकोज, नया ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया है। पहले से ग्लूकोज नहीं था, ऑयल और फैट को कन्वर्ट किया है और नया ग्लूकोज बनाया है। तो ये काम करेंगे ग्लाइऑक्सिसोम, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर, कि जो फैट है उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें शुगर में, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, नियो मतलब नया ग्लूकोज, क्योंकि पहले ग्लूकोज नहीं था। मान लो आपको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, क्योंकि ये ग्लूकोज से बनके तो ग्लाइकोजन बना था, फिर ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, फिर स्टोर से वापस आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ी तो वापस भी बना लो, तो सेम बनता है जब, तो ग्लूकोजेनेसिस हो गया, ग्लूकोज का निर्माण। लेकिन पहले से ही जब कोई फैट हो या वसा हो और आप वसा से शुगर बनाना चाहते हो, ठीक है, एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट, तो मान लो ऑयल से, जो ऑयल सीड होते हैं, फैटी एसिड सीड जर्मिनेशन, मतलब जिनमें फैटी एसिड होते हैं, ऑयल सीड होते हैं या तेलीय फसलें होते हैं, उनमें क्या होता है, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है और ग्लूकोज की कम होती है। लेकिन तेल को हमको बदलना पड़ेगा ग्लूकोज में, यानी शुगर में बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है, जो ग्लाइक्सिसोम, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और उस प्रक्रिया को, जब भी किसी नए चीज से ग्लूकोज बने जो कि पहले ग्लूकोज नहीं था, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस किसके माध्यम से होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के माध्यम से। और ये वसीय बीजों के अंकुरण में, अंकुरण के समय एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि एनर्जी तो जो श्वसन से मिलेगी, और श्वसन किससे होगा, केवल और केवल किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज ही पार्टिसिपेट करता है श्वसन में, कुछ भी हो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, ठीक है। चलो
यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो, बीटा ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोसिलेट साइकिल, ये दोनों आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा काम आ जाएगा। हो सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ये, फिर अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना तो केवल ये आपसे बनेंगे। मैं नीट वालों की बात नहीं कर रहा, नीट वाले पढ़ लेते हैं, उनके लिए कॉमन है, जैसे आपके लिए CRI स्टेज है, ऐसे उनके लिए कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो तो पढ़ के जाते हैं, उनको तो याद भी होता है नीट वालों को, लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादातर ये चीज़ें याद नहीं रहती है, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है, सिंपल पढ़ाया जाता है। और कभी कभी एग्जामिनर जो MSc बेसिस के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो फिजियोलॉजी आती है, तो उस फिजियोलॉजी में कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर उसको पूछना है तो आपको कभी भी मार्क दे सकता है। और PMT वाले जो नीट वाले बच्चे हैं वो कर देंगे, क्योंकि उनके लिए सिंपल पड़ता है। अब पढ़ेंगे हम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? फर्मेंटेशन, अरे वही सड़ाना गलाना, यानी किण्वन, किण्वन या किण्वन जिसको बोला जाता है, ठीक है, किण्वन। जलेबी बनाई आपने कभी, मैदा को आपने 2-3 दिन तक हवा नहीं लगने दी और बिल्कुल एयर टाइट करके उसको पानी भर के रख दिया, अवायवीय कंडीशन में रख दिया है। अवायवीय भी होता है और वायवीय भी होता है। देखो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कभी कभी काम जब करते हैं जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं एनोरोबिक बैक्टीरिया। और कभी कभी बैक्टीरिया ऑक्सीकारी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन मिलती है तब काम करते हैं। तो किण्वन भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो सड़ने की प्रोसेस है, कोई एयर टाइट में सड़ता है, कोई एयर टाइट में नहीं सड़ता है। तो जलेबी जो बनाते हैं तो मैदा गलाते हैं, तो मैदा भी एक किण्वन प्रकार है। इसके अलावा दूध जो है वो आप अगर रख दो, दूध का खट्टा होना, उसमें पहले बैक्टीरिया डाल दो लैक्टोबैसिलस, तो वो दही बन जाएगा, तो वो भी एक प्रकार का किण्वन है ना। क्योरिंग कर दो आप, तम्बाकू की क्योरिंग कर दो, आप जूट की रेटिंग कर दो, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटायरिक एसिड बना लो, एसिटिक एसिड बना लो। तो ये कुछ विशेष प्रकार के किण्वन हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किण्वन। सबसे पहले मैंने पहले बताया था आपको, क्रुइक्शैंक नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ पेट। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कोशिका के बाहर की प्रक्रिया। देखो कोशिका के अंदर हो जाएगा तो अवायवीय शोषण हो जाएगा, कोशिका के बाहर होता है, किसी भी जीवित कोशिका में नहीं होता है, सबसे पहले बात। इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बॉडी में नहीं होगा, पात्र में होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है तो वहाँ पर कोशिका नहीं है तो एंजाइम भी नहीं होते। किसी कोशिका, कोई कोशिका नहीं है तो उसमें क्या नहीं होंगे, एंजाइम भी नहीं होंगे। और एंजाइम नहीं होंगे तो ATP में कौन बदलेगा? तो कोशिका के बाहर होने से, एंजाइम नहीं होने से पूरी एनर्जी को ATP में नहीं बदला जाता। पूरी क्या, किसी भी एनर्जी को ATP में नहीं बदला जाता। ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है? ऊष्मा के रूप में हानि, ऊष्मा के रूप में हानि हो जाती है। किसकी? जो भी ऊर्जा यहाँ पर निकलती है उसकी हानि ऊष्मा के रूप में हो जाएगी, ठीक है। नो ATP फॉर्मेशन, ये याद रखना। बस यहाँ प्रोडक्ट बनता है और गर्म भी होता है, ऊष्मा भी निकलती है। किण्वन हमेशा गर्म होगा। किण्वन जब भी होगा, जैसे दही को आप जमा दोगे, मैदा को सड़ा दोगे, उसमें हाथ डालना, वो गर्म लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी बन रही है, बॉन्ड एनर्जी जो निकल रही है, टूट रही है, कुछ भी पदार्थ बन रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी एनर्जी रिलीज होगी हीट के रूप में। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी। किण्वन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, क्लियर, यानी कोशिका के बाहर होता है, इसलिए ATP नहीं बनाता। उसमें भी एनर्जी निकलती है लेकिन ATP नहीं बनाता। उसकी एनर्जी किस में चली जाएगी? हीट के रूप में लॉस हो जाएगी। और क्रुइक्शैंक नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। हालांकि किण्वन ये तो अमेरिकन या रशियन साइंटिस्ट जो हम बताते हैं कि इसने खोजा था, उसने खोजा था, जो भारतीय वैज्ञानिक परंपरा है उसमें किण्वन दही। अब बताओ, क्या क्रुइक्शैंक ने बताया था कि दूध से दही बनता है? कृष्ण भगवान के जमाने का चीज है ना, वो भी दही खाते थे। ऐसा तो है ही नहीं कि वो दही नहीं खाते थे। वो तो कहलाते हैं माखन चोर है, मक्खन बनाना, दही बनाना। तो या 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले से ये बन रहा है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से दिया नहीं गया, बताया नहीं गया कि ये कैसे होता है। साइंस ऑल अबाउट हाउ एंड व्हाई, ठीक है।
तो ऐसे नहीं कि ये होता है तो तब मान लिया, नहीं, साइंस में प्रूफ चाहिए, तो इन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है और ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इसलिए इनका नाम आ गया, वरना ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। जैसे अल्कोहल किण्वन यानी कि शराब बनाना, ये सबसे पुराना और सबसे फेमस, सबसे पहला किण्वन है, पहला किण्वन है। चलो किण्वन के एग्जाम्पल या उदाहरण देख लेते हैं। पहला 01 वाला प्रकार पढ़ेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहल निर्माण हम पढ़ेंगे। एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल निर्माण, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक किरण, ये क्या है, फर्स्ट नॉन फर्मेंटेशन, सर्वप्रथम पहला ज्ञात किण्वन है। इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है? उत्प्रेरक का काम ईस्ट। ईस्ट क्या होती है? ईस्ट याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं, ईस्ट क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं खमीर, ठीक है, एक प्रकार की क्या है, और ये अब बोले खमीर है, खमीर क्या है, तो इसको बोलना है फफूंद है। क्या है? फफूंद है, यानी कि फंगस है, फंगस। ईस्ट क्या है? फंगस। और फंगस में भी क्या, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय फंगस है, याद रखना। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय फफूंद है। फफूंद में यानी माइसीलियम होता है, यानी फंगस में माइसीलियम होता है, उसमें बहुकोशिकीय सारी जितनी भी ड्यूटेरोमाइकोटिना, जाइकोमाइकोटिना, मेस्टिकोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, जितने भी ग्रुप है फंगस के, वो सब क्या है? वो सब बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है, उनकी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी है, लेकिन ये ऐसी फंगस है जिनका क्या बोलते हैं, एक एक सेल से इसकी बनी है। जैसे कि मान लो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, ये ऐसी 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 सिंगल सेलुलर क्या होती है, इनकी बॉडी होती है। ऐसा सिंगल सेल बडिंग के माध्यम से एक बन जाएगी, फिर इससे बढ़ निकलेगी दूसरी बन जाएगी, इससे बढ़ निकलेगी तीसरी बन जाएगी। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेल होती है, सब अपनी अपनी, हो सकता है टूट भी जाए तब भी जिंदा रहेगी। तो सिंगल सेल यानी एक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फंगस क्या होती है? ईस्ट। समझ में आ गया? चलो मैं शॉर्ट में ईस्ट भी बता बता दिया मैंने, तो ये आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है ईस्ट का, ठीक है। चलो, तो ईस्ट मैंने बता दिया आपको। ईस्ट को खमीर या एक कोशिकीय फंगस बोलते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया है, या क्या है, डायरेक्ट पूछते हैं ना, तो उसमें तो ईस्ट इसका उत्प्रेरक है, और बैक्टीरिया भी उत्प्रेरक है। बैक्टीरिया में एक एंजाइम निकलता है जाइमेज, जाइमेज एंजाइम। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर बोले कौन सा एंजाइम काम आएगा, तो आप बोल सकते हो जाइमेज एंजाइम, ठीक है। और ये किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से प्राप्त एंजाइम है जाइमेज, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया क्या है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जब बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएंगे, जब वहाँ पर पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया से जाइमेज और ईस्ट दोनों इसके उत्प्रेरक है। क्या करो, इसकी खोज बकनर, किसने? बकनर। एंजाइम पढ़ाऊंगा जब वहाँ बकनर और समनर बनाऊंगा, ठीक है। तो इस फर्मेंटेशन की खोज बकनर नामक साइंटिस्ट ने की है, और पहला खोजा जाने वाला या पहला वेल नोन या पहला प्रसिद्ध किण्वन कौन सा है? एल्कोहलिक। ये वाला दही वाला मत बता देना, फर्स्ट नोन है ना, कि सर दही तो पुराना आपने बताया 10,000 साल पहले, ये देवताओं के जमाने का है ठीक है, दही से भी पहले, मतलब दारू बनाया गया पहले दही से पहले, आपको पता है पीने की व्यवस्था पहले होती है, तो इसलिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो, इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सिसिक एस्टरोसिक्स जाइमेज एंजाइम के साथ मिलाया जाता है। वही चीज़ें जो मैंने बताई थी एल्कोहलिक किण्वन में, शुरू में एग्जाम्पल देते हुए बताया था ना, तो ये क्या बन गया आपके सामने? एथिल एल्कोहल बन गया है, एथिल एल्कोहल या एल्कोहल, 2CO2 निकल गए और एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो गई। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल बन गया। इसको प्राप्त कर लो, ये है दारू। दारू मतलब जो पकाई जाती है, कच्ची दारू, इसका प्रोसेसिंग नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग करके वाइन, ब्रांडी, विस्की, रम ये नहीं बनाया है, ये केवल कच्ची दारू है जो पकाते हैं हम। चलो, दूसरा वाला किण्वन पढ़ेंगे। और हाँ, ये तो एथिल एल्कोहल है, एक और मैं बता दूं, मेथिल एल्कोहल होता है ना, मेथिल एल्कोहल, ये भी दारू ही होता है। एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल में क्या होता है, जैसे एल्कोहल तो होगा, मेथिल मतलब HCH3OH, तो मेथिल एल्कोहल हो गया, क्योंकि दो कार्बन नहीं है, अरे दो कार्बन नहीं है ना,
तो ये है मेथिल अल्कोहल। इससे क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगर कभी आपने सुना होगा कि कच्चा दारू पीने से आंखों की रोशनी गई तो ब्लाइंडनेस हो जाती। जब एथिल अल्कोहल की जगह कभी कभी मेथिल अल्कोहल पी लोगे ना तो ब्लाइंडनेस या अंधापन हो जाता है, मर भी जाते हैं। कच्ची शराब पीने से मर भी जाते हैं, अंधापन हो जाता है। क्लियर है आपको? चलो, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड आप जानते हो कि जब भी हम दूध की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, मिल्क में कौन सी शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है? शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि मीठे लगते हैं स्वाद में, उनको शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो लैक्टोज जो होता है वो होता है दूध में, ये भी शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और एक्सोज है। ठीक है, तो ये लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हो। तो ये बाद में किस में बदल जाएगा? सारा के सारा ग्लूकोज में बदल जाएगा, यानी हेक्सोज में बदल जाएगा। ये लैक्टोज क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड सबसे कम मीठी शर्करा यही है, डाइसेकेराइड। तो दो में टूट जाएगा, फिर दो गैलेक्टोज भी ग्लूकोज बन जाएगा। दो ग्लूकोज के अणु एक मान लो आप, तो ग्लूकोज में अल्टीमेटली आपको पता है कि ग्लूकोज में तो बनना ही है। ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बनने के बाद जब इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिलाए जाते हैं, क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक एंजाइम निकलता है। जैसे आपसे कोई बोले कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा एंजाइम, वहां आपको दे दिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आप फर्स्ट में टिक कर दोगे। अरे गधों, एंजाइम पूछा है ना, तो लैक्टोबैसिलस से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, ये एंजाइम है। डायरेक्ट लैक्टोबैसिलस मतलब, हाँ कौन सा बैक्टीरिया पूछे, क्योंकि बैक्टीरिया आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपको बचपन से याद है लैक्टोबैसिलस। आपसे पूछ सकता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, और आपको पता है दूध डिहाइड्रोजिनेज, डी है नहीं बाहर निकलना, हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, मतलब H2O बाहर निकालना। जब दूध से दही बनता है तो गुच्छे बन जाते हैं और पानी एकदम बाहर हो जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो ये होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु अपने लैक्टेट डिहाइड्रोजन की मदद से ग्लूकोज को, लैक्टोज को पहले शुगर में बदलेंगे ग्लूकोज में, फिर वहाँ पर लैक्टोबैसिलस अपने लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से किण्वित करेंगे और लास्ट में क्या बनाना? लैक्टिक एसिड, ताकि ये है खट्टेपन का जिम्मेदार। क्या है? खट्टेपन का जिम्मेदार लैक्टिक एसिड। क्लियर है? तीसरा आ जाएगा अपने पास एसिटिक एसिड, सिरका। एसिटिक एसिड क्या होता है? सिरका या विनेगर, इस नाम से भी आ सकता है, विनेगर या सिरका जिसको बोलते हैं। और ये है एरोबिक फर्मेंटेशन। इनको चाहिए O2। क्या चाहिए? इन बैक्टीरियाओं को चाहिए O2, ये याद रख लेना। एसिटिक एसिड। अब आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन सा एरोबिक फर्मेंटेशन है, वायवीय किण्वन है? तो ये चारों देंगे आपको। ठीक है, कौन देंगे? चारों, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहलिक, यही देंगे। मैं बता रहा हूँ, है ना। आपको लगाना है वहाँ पर वायवीय किण्वन कौन सा है, इसलिए मैंने स्पेशल लिखा है वायवीय किण्वन निम्न में से कौन सा है। सारे क्वेश्चन की संभावना मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसमें आंसर आएगा एसिटिक एसिड का, यानी सिर का निर्माण वायवीय किण्वन है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये एल्कोहल होता है। पहले मान लो C6H12O6 से क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बन जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन लगेगी, ऑक्सीजन लग के ये क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। इसमें ये भी क्या है? बैक्टीरिया ही इसमें काम करता है, बैक्टीरिया इसमें काम करता है। ठीक है, चौथा है अपने पास ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन वाला एसिड ब्यूटायरिक, 2 कार्बन वाला एसिटिक, 3 कार्बन वाला लैक्टिक। ठीक है, समझ गए ना, ये तो एसिडिक के प्रकार है आपको। लैक्टिक में 3 कार्बन होते हैं, एसिटिक में 2 कार्बन होते हैं, ब्यूटायरिक में 4 कार्बन होता है। ब्यूटेन, है ना, एथ में प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। ठीक है, नॉन डेक, ये आपने सुना होगा IUPAC में। ब्यूटायरिक एसिड में बैक्टीरिया लगेगा क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटायरिकम, याद रखना। बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम। रेंसिड बटर
रेंसिड बटर और जूट फाइबर की प्रोसेसिंग में ये काम आता है। रेंसिड बटर और जूट फाइबर की प्रोसेसिंग में कौन काम आता है? ब्यूटाइरिकम, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम। देखो एक और होता है, आपने सुना होगा भोजन विषाक्तता। तो मैं साथ साथ में जो भी माइक्रोबायोलॉजी के जो भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, तो मैं आपको बता दूंगा। एक होता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम, उससे तो होता है ब्यूटाइरिक 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 एसिड, है ना। एक होता है ब्यूटाइरिकम, ये ब्यूटाइरिक एसिड फर्मेंटेशन किससे होगा? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम से। एक होता है क्लोस एक मिनट में आपको बता देता हूँ, भोजन विषाक्तता जिसको बोलते हैं। क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है, बोटुलिज्म बोटुलिकम, ऐसा ही कुछ नाम है, बोटाइलिकम है ना, वो कम है। ये ब्यूटाइरिकम है, ब्यूटाइरिकम मतलब ब्यूटाइरिक एसिड। एक है बोटुलिकम, ऐसा कुछ है। इससे एक रोग होता है बाटुलिज्म या बोटुलिज्म। आप देख लेना, एक बार सर्च करके भी मान लेना, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं भोजन विषाक्तता। जब ये बैक्टीरिया सड़े हुए भोजन में आ जाता है, भोजन विषाक्तता। इंपॉर्टेंट, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। कई पूछ लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग कौन से बैक्टीरिया से, तो क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिकम से ही होती है वो। क्लोस्ट ये अब आ गया नाम याद मुझे, क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिकम जिसको बोलते हैं, उससे होता है बोटुलिज्म। और बोटुलिज्म को बोलते हैं भोजन विषाक्तता। जब सड़ा गला भोजन हम करते हैं पुराना, उसमें ये बैक्टीरिया होता है और उससे अपने अंदर भोजन में चला गया, उसके अंदर विषाक्तता होगी और अपने उल्टियाँ होने लगेगी और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, भोजन फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे क्या होता है? वोमिटिंग होती है। उसी के साथ मैं जोड़ रहा हूँ क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम को, जो कि करता है ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है फर्मेंटेड करके। देखो 4 कार्बन वाला क्या बन गया, ये एक्सोज है, इससे क्या बन गया? ब्यूटाइरिक एसिड। तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम क्या करता है? रेंसिड बटर, रेंसिड का मतलब आप जानते हो, सड़ा हुआ, सड़ना। बटर, बटर मतलब मक्खन का सड़ना, मक्खन का सड़ना। और जूट फाइबर जो होता है, आपको पता है जूट की प्रोसेसिंग होती है, उससे जूट के रेशे निकाले जाते हैं, उसमें ये काम आता है ब्यूटाइरिकम। अब आपको बोल दे कोई कि जूट, देखो लाइन तो छोटी सी है लेकिन क्वेश्चन बड़े हैं। जूट रेशों की प्रोसेसिंग में कौन सा किण्वन होता है? आपको चारों दे देंगे तो आपको याद रखना, ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है। और जूट में क्या होती है? जूट में होती है रेटिंग। तो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि रेटिंग। अब मुझे कमेंट करके बताना कि जूट की रेटिंग कितने टेम्परेचर पे होती है। आप कमेंट करके बताओ, ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूट की रेटिंग। तो रेटिंग ऑफ फाइबर जो भी होता है वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। टेनिंग ऑफ लेदर, भाई चमड़ा निकाला है, चमड़ा चमड़ा निकाला है कच्चा, उसको पक्का बनाने के लिए केमिकल्स हैं, उसको सड़ाएंगे तो सही। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेनिंग। तो पहले तो ये कि चमड़े को सड़ाना क्या कहलाता है? टेनिंग। फाइबर्स को सड़ाना क्या कहलाता है? रेटिंग। चाय में कौन सी प्रोसेस होती है? क्योरिंग। ठीक है, तो क्योरिंग ऑफ टी, टेनिंग ऑफ लेदर, रेटिंग ऑफ फाइबर इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ किण्वन। ठीक है। और जूट का आपको विशेषकर याद रखना है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये फर्मेंटेशन अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने 4 प्रकार के फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन का इतिहास आपको पढ़ा दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, है ना, और पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आपको अगर कोई समस्या हो कभी भी किसी भी वक्त 24/7 है। ठीक है। चलो, अब जहाँ से क्वेश्चन बनेगा जिसकी संभावना 80% है, चलो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक। ठीक है, सबसे पहले तो इसको गेनांक्स नामक वैज्ञानिक गेनांक्स नामक वैज्ञानिक गेनांक्स का श्वसन मापी, इसका नाम ही क्या है? गेनांक्स का श्वसन मापी।
आरक्यू को कैसे मापते हैं, शोषण गुणांक को कैसे मापते हैं, किससे मापते हैं, गेनांक्स, यानी वैज्ञानिक है एक गेनांक्स, उसने शोषण मापी बनाया था, उससे मापते हैं, गेनांक्स के शोषण मापी से मापते हैं। और आरक्यू होता क्या है, ठीक है, जैसे मान लो शोषण के लिए आपने रिएक्शन पढ़ी होगी C6H12O6 प्लस 6O2 12H2O, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपको 6CO2 प्लस 6O2, नहीं O2 तो आएगा ही नहीं, 6CO2 प्लस 6H2 और एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया। तो देखो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपने ऑक्सीजन का यूज किया, कितनी ऑक्सीजन का यूज किया, 6 ऑक्सीजन का यूज किया, ठीक है, और पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितनी CO2 निकली, ग्लूकोज टूटने के बाद 6 CO2 निकली, कितनी निकली, ये मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी CO2 प्रयोग में, इतनी O2 प्रयोग में लाए किसी भी, देखो शोषण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का प्रयोग करके किसी चीज को तोड़ना। अब आपने ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपने 6 ऑक्सीजन का यूज किया है, अगर आपको कोई और तोड़ना होता तो आप ज़्यादा या कम ऑक्सीजन का यूज कर सकते थे, तो उसमें कम या ज़्यादा CO2 निकल सकती थी। लेकिन ग्लूकोज के केस में, कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या हुआ कि 6 CO2 ली, 6 O2 ली, ग्लूकोज को तोड़ा और क्या निकला, 6 CO2। तो जितनी CO2 निकली है और कितनी जितनी O2 यूज हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका रेशो CO2 बटा O2 का अनुपात। क्या है, शोषण गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, केवल एक अनुपात है, किसके बीच में, कि शोषण के दौरान, किसी भी पदार्थ के शोषण के दौरान निकली हुई CO2 बटा, यानी अनुपात, कितनी यूज की है O2 CO2 निकालने के लिए, उसका अनुपात। तो अगर आप ग्लूकोज के संदर्भ में बात करें, ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज के संदर्भ में बात करें कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे देखो RQ का मान कितना हो रहा है, इस रिएक्शन में देखो निकली हुई CO2, प्यार ना, बड़ी ऊपर आएगी, छोटी नीचे आएगी, CO2 बटा O2, O2 छोटी है और बड़ी बड़ी पहले आएगी, इतना याद रख लो, अगर आपको O2 बटा CO2 में कंफ्यूज हो जाए ना, तो ऐसे आगे बड़ी ऊपर आएगी, और बड़े हमेशा ऊपर ही रहते हैं, छोटे नीचे रहते हैं, ठीक है। तो CO2 क्या है, बड़ा है, O2 क्या है, छोटा है, तो हमेशा तुम्हें पता है कि बड़े कहाँ बैठते हैं, ऊपर ही बैठते हैं, छोटे कहाँ बैठते हैं, नीचे, तो CO2 बटा O2, ऐसे याद रख लो, ट्रिक से। तो CO2 कितनी निकली, 6, ठीक है, और O2 कितनी यूज हुई है, 6, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1, तो इसका शोषण गुणांक कितना आ जाएगा, 1। तो ग्लूकोज का शोषण गुणांक क्या है, 1, यानी कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक क्या है, 1, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक क्या है, 1। ये पूछा जाता है बार बार, सबका ही पूछा जा सकता है ना। और पता है ये शोषण गुणांक डिपेंड करता है कि आप शोषण में, जैसे यहाँ तो ग्लूकोज आपने यूज किया, इसकी जगह आप कुछ और यूज करते तो क्या होता, तो हमेशा श्वसनीय पदार्थ पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है शोषण गुणांक, श्वसनीय पदार्थ, जिसका शोषण हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस पर निर्भर करता है, तो श्वसनीय पदार्थ पर निर्भर करता है। अब इसी के अलावा देख लो, अब याद करने हैं आपको, अगर फैट की बात करें, ऑयल की बात करें, या लिपिड की बात करें, या वसा की बात करें, सब एक ही बात है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 से कम, तो आपको 1 से कम तो याद रखना ही, लेकिन 0.7 भी आपको याद रखना है, 0.7 अर्थात 1 से कम, किसका, फैट का। 3 का याद रखना है आपको मेनली, तो कार्बो, फैट, प्रोटीन, यही शोषणीय पदार्थ ना, तो याद रखना कार्बो का 1, फैट का 0.7 और प्रोटीन का देखो 0.8 से 0.9, यानी फैट और प्रोटीन का दोनों का 1 से क्या होता है, कम होता है, लेकिन फैट का और कम होता है 0.7 और प्रोटीन का होता है 0.8 से 9। ये 3 तो शोषणीय पदार्थ मेन है, इनका तो याद रखना है, प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि ये तो सब एरोबिक रेस्पिरेशन है, इनमें तो लग रहा है, लेकिन जो एनोरोबिक रेस्पिरेशन है, जैसे कि मान लो C6 अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण,
अब आपसे पूछ ले कि एनारोबिक या अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो आप याद करोगे C6H12O6। सर इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज होती नहीं है, O2 के विदाउट होता है ना अवायवीय श्वसन, तो डायरेक्टली टूट जाएगा C6C2H5OH में प्लस 2CO2 में। ये होता है अवायवीय श्वसन का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती। और यहाँ पर क्या चाहिए, हमको चाहिए CO2/O2, तो CO2 तो हो गई 2, O2 यूज ही नहीं हो रही तो 0, तो 0 का भाग 2 में दिए जाओ कितनी बार, अनंत बार, तो इनफाइनेट हो जाएगा। तो याद रखना वायवीय श्वसन में ही श्वसन गुणांक की गणना करते हैं, अवायवीय श्वसन में तो ऑक्सीजन का योगदान है ही नहीं, अवायवीय उसको बोला है मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो नीचे हमेशा जीरो आएगा, और जब नीचे किसी का भी जीरो आता है तो उसका मान अनंत होता है। तो अनंत किसका मान होता है, अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक। देखो श्वसन गुणांक के लिए CO2 O2 चाहिए, दोनों तो होना चाहिए ना, यहाँ पर एक चीज तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर अनंत होगा। इसी के साथ अगर आप देखो, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, अब हमने कार्बोहाइड्रेट का सिंपली कार्बोहाइड्रेट का देख लिया है, ठीक है, और फैट का देख लिया है। आपको अगर ज़्यादा याद नहीं हो तो 3 तो याद, मेरे हिसाब से तो आपको पूरे याद करना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा श्वसन गुणांक का मान क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्वसन गुणांक होता क्या है, यानी फॉर्मूला CO2/O2, O2/CO2, ठीक है, 2CO2/O2, O2/CO2, CO2-O2 कुछ भी दे देंगे तो आपको याद रखना बड़ा ऊपर आएगा CO2/O2। निकलने वाली डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, निकलने वाले CO2 प्लस लगने वाली ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। अब देखो दोबारा याद करवाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट का 1, ऐसे के साथ फैट का 0.7, दोबारा याद करो ना, आपको याद रखना प्रोटीन का 0.8 से 0.9, ठीक है। इनका आपको क्रम भी दे सकता है, श्वसन गुणांक का क्रम, तो याद रख लेना। इसके अलावा मैंने बोला अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन का बात करें यानी कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, इसका क्या होगा, अनंत, अनंत होगा, क्योंकि इसमें O2 यूज ही नहीं होती, तो CO2/O2, O2 बराबर 0, तो अनंत। ये 4 चीजें हो गई, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रोटीन। अब ये जो चीजें हैं केम प्लांट से संबंधित है, जो कभी ना कभी तो पूछी ही जाएगी आपसे। देखो क्या होता है, पहले मैं बताऊं, कैंप प्लांट में यानी कैंप प्लांट में दिन में क्या होता है, रात में बने हुए मेलिक एसिड जो है, मेलिक हो सकता है, मैंने बोला ना क्रिस्टलेशन एसिड होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मेलिक हो सकता है, सिट्रिक हो सकता है, ऑक्जेलिक हो सकता है। CO2 को ग्रहण करने के लिए ज़्यादातर तो मेलिक होता है, CO2 को कैप्चर करने के लिए CO2 कैप्चर होकर मेलिक बदल जाती है ना, तो मेलिक ऑक्जेलिक। अब ये क्या करेंगे, दिन में क्या करेंगे, दिन में ये टूटेंगे, दिन में ये टूटेंगे, टूटेंगे तो क्या लगेगी, ऑक्सीजन, ठीक है, जब भी तो CO2 निकालेंगे, जब भी तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा, तो दिन में रंध्र बंद रहते हैं तो CO2 आ नहीं सकती, तो मेलिक एसिड में से आपको CO2 निकालनी है, तो CO2 निकलेगी तो सही, और CO2 निकलने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन लगेगी, तो मेलिक एसिड में जितनी CO2 निकलती है, जितनी ऑक्सीजन लगती है, उसका अनुपात कितना होता है, दिन में 1.33। तो इसको मेलिक एसिड बोल दो या केम प्लांट के दिन को बोल दो, 1 से ज़्यादा होता है। ऑक्जेलिक एसिड में ये मान पहुंच जाता है 4 तक, और सिट्रिक एसिड में मान 1.33 तक। तो याद रखना 1.33 जनरली होता है दिन में केम प्लांट में, ठीक है, ऑक्जेलिक का एक्सेप्शनल 4 हो जाता है। तो आप बोले केम प्लांट में दिन में क्या होता है, तो दिन में क्या होता है, मेलिक एसिड टूटता है और CO2 बनाता है, तो O2 लगेगी, तो मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड जनरली 1.33 एक से ज़्यादा होता है दिन में। अब इसको बोल दो कि केम प्लांट में 1 से ज़्यादा होता है दिन में, हाँ होता है, कितना होता है, तो आप अगर और डीप में पूछो तो मेलिक एसिड का 1.33, सिट्रिक एसिड मेलिक एसिड का 1.33, और ऑक्जेलिक एसिड का जो मान है यहाँ पर RQ का 4 होता है। तो केम प्लांट जो है दिन में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए आपको CO2 चाहिए, CO2 रात में कैप्चर किए किसमें, मेलिक ऑक्जेलिक सिट्रिक एसिड में, ठीक है,
अब आपको वहाँ CO2 चाहिए तो आपको O2 लगाना पड़ेगा, O2 लगाते ही शोषण होगा और शोषण होते ही शोषण गुणांक आएगा। तो O2 का यूज हुआ और CO2 निकली। कहीं भी किसी भी पदार्थ में आप O2 का यूज करो और CO2 निकालो तो वहाँ पर भी शोषण गुणांक की तुलना गणना की जा सकती। तो अगर कोई पूछे केम प्लांट, इसका ही ज़्यादा पूछते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी सबको याद रखते हैं। केम प्लांट जो होते हैं, केम प्लांट का दिन के समय में क्या होता है, 1.33 या 1 से ज़्यादा, ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है। और मैंने अगर डीप में पूछे तो ये भी बता दिया, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और केम प्लांट दिन में यहाँ लिख दिया है। दिन में ही बनते हैं ऑक्जेलिक और एसिट्रिक पे और मैलिक भी, ठीक है। अब रात की बात करें, रात की बात करें तो रात में क्या होता है, केम प्लांट में रात में रात में होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यानी कि मैंने बताया था प्लांट में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, किसी भी पदार्थ का टूटना नहीं होता, शोषण तो चलता है, शोषण चलता है। और वहां पर क्या होता है, O2 यूज होती है, O2 यूज होती है रात में, लेकिन CO2 नहीं निकलती रात में। अब बोलो सर CO2 क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि CO2 अगर रात में निकल जाएगी बच्चों, नाइट में निकल जाएगी, तो फिर दिन में क्या निकालेंगे, दिन में क्या निकालेंगे, CO2 की आवश्यकता कब पड़ रही है, दिन में। तो आपको इतना सा ध्यान रखना चाहिए, केम में नाइट में CO2 नहीं निकलती। जब CO2 बटा O2 दिन है, CO2 जीरो है, O2 कितनी भी लग रही हो तो मामला क्या हो जाएगा, जीरो। तो केम प्लांट का नाइट में जीरो होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट तो एनारोबिक में होता है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि केम प्लांट का दिन में क्या है 1.33 और केम प्लांट का रात में क्या है, जीरो। आपको इतना सा याद रखना चाहिए, केम प्लांट में दिन में पड़ रही है जरूरत और रात में बिल्कुल भी CO2 की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, अगर आपको फिर भी RQ में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, ये आपका आज यहाँ पर रेस्पिरेशन समाप्त होता है। इसके बाद हम एंजाइम या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, फिर अपनी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इससे बार मुझे नहीं लगता क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मिल भी जाए तो वो मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। तो अच्छे से पढ़िए इसको, रिपीट मोड में पढ़िए, बार बार पढ़िए, है ना। नहीं समझ में आए तो आप कॉल लगा सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, क्योंकि जब आप सामने होते हो तो वहाँ पर डाउट आता है तो तुरंत आप क्या करते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। समस्याएं आना जरूरी है माइंड में। अगर आपको समस्याएं नहीं आ रही तो आप गलत पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग क्वेश्चनेबल है तो इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो, बेस्ट पढ़ो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शब्बा खैर।